जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल द एग्ज़ाम डे प्रैक्टिस जोन। अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे स्टडी से रिलेटेड आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। आपका जो टर्म 1 का एग्ज़ाम हुआ है उसी का ये हम क्वेश्चन का आंसर करने जा रहे हैं, जिसमें आपको 62 क्वेश्चन मिले थे करने के लिए और आउट ऑफ दैट 50 क्वेश्चन ही करने थे और ये 0.80 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, तो टोटल 40 मार्क्स के आपके ये क्वेश्चन हो गए हैं। तो इसमें हम सारे क्वेश्चन करेंगे और आप देख पाएंगे कि आपका कितना सही गया है और आप कितना सही करके आए हैं। पेपर नॉर्मल आया था या यूँ कह ले ईजी आया था, मतलब सिलेबस से ही था टोटल। और अगर तो बच्चे ने थोड़ा सा बहुत बहुत पढ़ा हो तो अच्छे से पेपर ये करके आया होगा। आप देखिए आप कितना करके आए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं, समझते हैं, सॉल्व करते हैं और इसको आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आपके कितने सही जा रहे हैं। ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है क्या कहलाता है? लोकतंत्र, कल्पनादर्श, उदारवाद, निरंकुशवाद। ये किसी का पेपर है, बच्चे ने मार्क कर रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग देखिए आपका क्या सही जा रहा है। तो इसके राइट ऑप्शन जो है वो है डी, निरंकुशवाद। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से टूटी हुई बेड़ियां किसका प्रतीक थी? टूटी हुई बेड़ियां बताइए किसका प्रतीक थी? मुकाबले की तैयारी, बहादुरी, जर्मन साम्राज्य, आज़ादी मिलना। तो राइट ऑप्शन है हमारा, टूटी हुई बेड़ियां किसकी प्रतीक है? आज़ादी मिलना। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? वियना कांग्रेस कब आयोजित की गई? वियना कांग्रेस कब आयोजित की गई? 1815, 1816, 1808, 1820। तो वियना कांग्रेस आयोजित की गई 1815। स्लाव किस क्षेत्र के निवासियों को कहा जाता था? स्लाव की जगह ये स्लेव पढ़ें इसे। स्लाव हिंदी में ये, इंग्लिश में इसे स्लेव पढ़ें। स्लेव मतलब होता है दास, दास। ठीक है, दास समझते हैं आप, दास या गुलाम। तो किस क्षेत्र के निवासियों को कहा जाता था स्लेव? ब्रिटेन, अमेरिका, बाल्कन, जर्मनी। तो राइट ऑप्शन इसका है सी, बाल्कन के क्षेत्र के निवासियों को स्लेव कहा जाता था। ये क्वेश्चन हाइड हो गया है। क्वेश्चन आप इंग्लिश में पढ़ के समझ सकते हैं। विच अमोंग द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक रिसोर्सेज। जो आपका जैव संसाधन नहीं है, जो जैव संसाधन नहीं है, तो कौन सा नहीं है? मानव, पशुधन, मत्स्य जीवन या धातुएं। तो बायोटिक रिसोर्स कौन सा नहीं है, जैव संसाधन नहीं है, वो कौन सा है? धातुएं, अजैव संसाधन में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? झूम कृषि को रे के नाम से किस देश में जाना जाता है? झूम कृषि को रे के नाम से किस देश में जाना जाता है? जैसे मैंने बताया कि झूम कृषि जो है कृषि की पद्धति है जो अलग अलग देशों में और भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानी जाती है। तो रे जो है किस देश में कृषि को झूम के नाम से जाना जाता है? वियतनाम, अमेरिका, मध्य अफ्रीका, मैक्सिको। तो राइट ऑप्शन है इसका ए, वियतनाम में झूम कृषि को रे के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसने कहा था हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है? महात्मा गांधी, सुमे सर, जवाहरलाल नेहरू, ब्रूडलैंड। तो किसने कहा था ये? देखिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दे दिया है। इसमें क्या बोला गया? हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। यानी कि हमारे पास संसाधन बहुत है, पेट भरने के लिए है, पेटी भरने के लिए नहीं है। उसी को ये घुमाकर इसने पूछ लिया है। तो ये ऑप्शन किसका है? राइट ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ने कहा था ये। जिसको वीडियो थोड़ी तेज लग रही हो पॉज करके आराम से समझ सकता है। सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसकी घोषणा फसलों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए की जाती है? किसकी घोषणा फसलों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए की जाती है? अधिकतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य, अधिकतम खुदरा मूल्य, इनमें से कोई नहीं। तो फसलों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा जो घोषणा की जाती है वो की जाती है, राइट ऑप्शन बी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, MRP, मिनिमम MSP। सॉरी, ये MRP की जगह MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसके लिए किसानों ने धरना भी दे रखा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा दिया जाए। तो इसीलिए दे रखा है। तो ये फसलों की सुरक्षा के लिए सरकार घोषित कर देती है हर साल।
और घोषणा करने के बाद उसी रेट पे ये सरकार जो है खरीद लेती है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मृदा निर्माण में सहायक है? मृदा निर्माण में सहायक कौन सा है? उच्चावच, जनकसेल, जलवायु, उपरोक्त सभी। तो मृदा निर्माण में यानी कि मिट्टी के निर्माण में सहायक कौन सी है? राइट ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा भू संरक्षण का एक उपाय है? भू संरक्षण का एक उपाय है। भू संरक्षण से आप समझ गए, भूमि को बचाने की बात की जा रही है, भू संरक्षण की बात की जा रही है। एक उपाय है, बताइए। पशुचारण नियंत्रण, पशुचारण को नियंत्रण करना पड़ेगा। रक्षक मेखला, औद्योगिक जल का उचित परिष्करण, उपरोक्त सभी। तो भू संरक्षण का एक उपाय है, राइट ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ये तीनों। 11th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सौर एवं पवन ऊर्जा के मामले में धनी है लेकिन जल संसाधनों की कमी है? सौर और पवन ऊर्जा के मामले में धनी है यानी कि बहुत संभावनाएं हैं वहाँ पर सौर और पवन ऊर्जा पे, लेकिन जो है जल संसाधन में कमी है। ये कौन सा राज्य है? राजस्थान, बिहार, कर्नाटक, मणिपुर। तो राइट ऑप्शन है ए, राजस्थान। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रति व्यक्ति आय की गणना किसी देश की को इसकी कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। तो किसको उसकी प्रति व्यक्ति की गणना जब की जाती है, प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है, तो किसी देश की किसको? विदेशी आय, कुल आय या औसत आय को इसके कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। तो राइट ऑप्शन है बी, कुल आय। कुल आय को यहाँ लिखेंगे, कुल आय को इसकी कुल जनसंख्या से भाग दी जाती है, तो क्या निकल के आ जाता है? प्रति व्यक्ति आय या औसत आय। 13 क्वेश्चन, रीता एक अधिवक्ता है, बताइए वह अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में काम करती है? रीता क्या है? एक अधिवक्ता है। अधिवक्ता का मतलब क्या होगा? एडवोकेट। एडवोकेट है तो ये बताना है कि वो किस क्षेत्र में काम करती है। तो अधिवक्ता का काम जो है कैसा है, बताइए। प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में या तृतीय क्षेत्र में, या उपरोक्त में से कोई नहीं? कौन सा आएगा अधिवक्ता का काम? अधिवक्ता का हो गया, या टीचर का हो गया, या आपका डॉक्टर का हो गया, तो इन सब का, बैंकर का हो गया, इन सब का काम किस में आता है? तृतीय क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र। अधिवक्ता क्या दे रहा है? सेवाएं ही तो दे रहा है। वह क्षेत्रक जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है क्या कहलाता है? बताइए। तृतीय क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक या सेवा क्षेत्रक? तो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, राइट ऑप्शन है सी, द्वितीय क्षेत्रक, जहाँ पर वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है? दिए गए आंकड़ों का अध्ययन कीजिए और बताइए कि किस देश में आय का सबसे समान वितरण है। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा, देखिए ये देश हैं, देश 1 2 3 4, 4 देश हैं और नागरिक उसमें 5 हैं। 1 2 3 4, 4 नागरिक हैं। 4 नागरिक हैं और देश नंबर 1 में क्या हो रहा है? एक नागरिक 15,000 कमा रहा है, एक 30, एक 20, एक 25। और देश 2 में 20 20 50 60। तो ये देखिए, ये ऐसे ही हमें देख करके ये अंदाज़ा लगाना है कि आय का सबसे समान वितरण कौन से देश में है। तो देखिए, कोई भी एक देश लेकर एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लीजिए देश नंबर 4 हो गया, इसमें 45,000 कमा रहा है, 50,000 कमा रहा है। तो दो व्यक्ति और जो हैं वो क्या करें, इनसे डबल कमा रहे हैं दोनों व्यक्ति। 90,000 95,000 कमा रहे हैं, ये कमा रहे हैं 90,000 कमा रहे हैं, ये कमा रहे हैं 80,000 कमा रहे हैं। उसी तरीके से इसमें देश 3 में 40,000 और एक 20,000 कमा रहा है बेचारा, तो एक एक सीधा 80,000 कमा रहा है। तो इसी तरीके से देश 2 में इस तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसमें समान है, मतलब लगभग जो 4 नागरिक हैं वे लगभग एक जैसे ही इसमें उनकी आय है। तो कौन सा है? राइट ऑप्शन हमारा देश जो है एक में क्या है कि आय का वितरण सबसे समान है। देखिए 15,000 कमा रहा है, 30,000 कमा रहा है और बाकी दो व्यक्ति भी 20-25,000 रुपये कमा रहे हैं, यानी आसपास हैं, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं इनकी आमदनी में। तो कंट्री 1, देश 1। 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है? श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? तो श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? 1947, 1948, 1955, 1987। तो राइट ऑप्शन है बी, 1948। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल, लंदन, पेरिस, नई दिल्ली। यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूनाइटेड नेशन, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड आपका नेशंस जो है
यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, बताइए। यूरोपियन यूनियन है ना, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन, राइट ऑप्शन है ए, ब्रुसेल में ही है। 18 क्वेश्चन, बेल्जियम में कौन सी भाषा प्रमुख रूप से बोली जाती है। बेल्जियम जो कंट्री है उसमें कौन सी भाषा जो बोली जाती है, वो ओवरऑल की बात की जा रही है। डच, स्पेनिश, फ्रेंच या इतावली, तो राइट ऑप्शन है ए, डच। जो फ्रेंच बोली जाती है वो सिर्फ कैपिटल में बोली जाती है 80%। चलिए 19 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा देश साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण है। साथ आकर संघ बनाना, कौन सा उदाहरण, कौन से देश जो है उसके उदाहरण है। संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, उपरोक्त सभी, तो इसका राइट ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किस सरकार को है। अब देखिए 3 विषय होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में क्या होता है, जिसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची में किसमें होता है, वे मामले होते हैं जिसमें राज्य सरकार कानून बनाती है। और समवर्ती सूची में वे मामले जिसमें जो है केंद्र और राज्य दोनों सरकारें जो है कानून बना सकती है। तो इसमें बोल रहा है राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, तो राज्य सूची पे कानून बनाने का अधिकार किसको है, राइट ऑप्शन बी, राज्य सरकार को। 21 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सत्ता में साझेदारी का क्षैतिज वितरण का एक उदाहरण है, नहीं है। क्षैतिज वितरण यानी कि ये क्या बोल रहा है, क्षैतिज वितरण का एक उदाहरण नहीं है, नहीं है बोल रहा है। विधायिका, कार्यपालिका, संघवाद, न्यायपालिका, तो नहीं है, राइट ऑप्शन सी, संघवाद जो है ये नहीं है। ये क्या हो गया संघवाद वाला, ये वर्टिकल हो गया, ऊर्ध्वाधर जिसे कहते हैं। 22 सेकंड क्वेश्चन क्या है, भारत में विकेंद्रीकरण यानी कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम संबंधित कानून कब पारित हुआ। 1992, 1991, 1996, 1994। तो 73वां 74वां संविधान कब पारित हुआ, ये 1992, ए ऑप्शन। श्रीलंका में तमिलों की आबादी कितने प्रतिशत है। श्रीलंका में तमिलों की आबादी लगभग जो है ये 54%, 40%, 18 और 32, तो राइट ऑप्शन सी, 18% तमिलों की आबादी। गलत जोड़े की पहचान कीजिए। गलत जोड़े की पहचान यानी कि जो गलत है उसी को हमें मानना है सही। गलत जोड़े की पहचान करना है, इसमें कौन सा गलत, समवर्ती सूची शिक्षा, समवर्ती सूची वन, समवर्ती सूची व्यापार, समवर्ती सूची विवाह। तो समवर्ती सूची में गलत कौन सा है, समवर्ती सूची में शिक्षा आता है, समवर्ती सूची में वन जो है आता है, समवर्ती सूची में व्यापार नहीं आता है, ठीक है, समवर्ती सूची में विवाह आता है, विवाह आता है, देखो विवाह आता है, विवाह पे टिक कर रखा, समवर्ती सूची विवाह इसने राइट मार्क कर रखा है बच्चे ने। लेकिन समवर्ती सूची में जो है विवाह जो है आता है, इसमें गलत जोड़े की पहचान करनी है, ठीक है। तो गलत जोड़ा कौन सा हो गया, समवर्ती सूची व्यापार। ये जो है व्यापार जो है समवर्ती सूची में ना आकर के किस में आता है, राज्य सरकार में, राज्य सूची में। गलत जोड़े की पहचान करनी है। 25 क्वेश्चन, खंड बी में आ गए हम। 25 क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्र को जर्मन साम्राज्य के रूमानी राष्ट्रवाद एवं 1848 की क्रांतियों से जोड़कर देखा जाता है। चित्र को पहचान कर इनकी सही विकल्प का चयन कीजिए। मरियाना का चित्र है ये, फिलिप वेट का है, जर्मेनिया का है, टालिया का है। तो ये जो चित्र दिख रहा है ये किसका है, राइट ऑप्शन है सी, जर्मेनिया, जर्मेनिया का चित्र है ये। जो प्रश्न संख्या 26 सिर्फ दृष्टिबाधित वादियों के लिए, 26 जो है दृष्टिबाधित के लिए है, ठीक है। 27 कर ले, चलिए 26 भी कर लेते हैं, पता होना चाहिए वैसे आपको, पढ़ लेते हैं। 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्राशा के उस राजा का नाम बताइए जिसने वर्साय में हुए समारोह में स्वयं को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया था। विलियम प्रथम, विलियम द्वितीय, हेनरी चतुर्थ और लुई 16वां। तो इसका हो जाएगा राइट ऑप्शन ए, विलियम प्रथम ने घोषणा कर दी थी। 27 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नीचे दिए गए दो प्राकथन दिए गए हैं, संकल्प 1
स और दूसरा कारण का कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। संकल्पना सा क्या है? राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति से हुई। ये तो सही बात है। कारण क्या कह रहा है? फ्रांसीसी क्रांति से राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, जिससे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में स्थानांतरित हुई। ये भी सही बात सही है और ये इसकी सही व्याख्या कर रहा है। तो क्रांति की वजह से तो हुआ था ऐसा। तो राइट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? आप ऑप्शन देखिए, बहुत सारे हैं, आपने वर्कशीट में पढ़ा भी होगा कौन सा ऑप्शन में क्या कहता है। तो राइट ऑप्शन है ए सही है। संकल्पना स और कारण आर दोनों सही हैं। कारण आर संकल्पना की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ आप 28 क्वेश्चन क्या कह रहा है? सही मिलान की पहचान कीजिए। जो सही यानी कि 3 गलत दे रखे हैं और एक सही मिलान दे रखा है, तो सही मिलान की पहचान करनी है तो हमें गलत वाला घटाना है। उगते हुए सूर्य की किरणें, आज़ादी मिलना, ऐसा तो नहीं है। सही मिलान की पहचान करना है। टूटी हुई बेड़ियां, बहादुरी, ये भी सही नहीं है, गलत है। बलूत की पत्तियों का मुकुट, शांति की चाह है, ये भी सही नहीं है। तलवार, मुकाबले की तैयारी, तलवार जब दिखाया जाता है तो क्या होता है? मुकाबले की तैयारी। तो सही मिलान की पहचान करना है हमें, राइट ऑप्शन है डी। 29 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सत्य है। इसमें केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था पर जोर दिया गया, सही बात है। राष्ट्रीय भाषा पर जोर दिया गया, सही बात है। पितृभूमि और नागरिकता के ऊपर विचार बल दिया गया, सही बात है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? केवल एक, केवल दो, दो और तीन, दो, तीन और चार सभी सत्य है। तो राइट ऑप्शन डी सभी सत्य हैं। 30th क्वेश्चन, इस सेट में सिर्फ 30 क्वेश्चन लेते हैं, फिर 30 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ठीक है, आप आसानी से समझिए, आराम से समझिए, सारा समझ में आना चाहिए, आगे ही आपके काम आएंगे। निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना जियुसेप्पे मैस्सिनी ने नहीं की है? जिसका बताना है जियुसेप्पे मैस्सिनी ने नहीं की है। नहीं बताया था ना, नहीं की है। यंग इटली, यंग यूरोप, ये दोनों इसने किया था। रेड शर्ट्स, इसने नहीं किया था, गैरीबॉल्डी ने किया था। और उपरोक्त सभी तो अपने आप ही कट गया फिर। राइट ऑप्शन है नहीं किया था, रेड शर्ट्स का नहीं किया था, यानी कि हिंदी में बोले तो लाल कुर्ती गैरीबॉल्डी ने किया था। ठीक है, इस तरीके से 30 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा और आगे भी आपके काम आएगा। आपने देखिए कि आपका कितना सही गया है और एग्ज़ाम आपका उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा गया होगा। अगर किसी स्टूडेंट का अगर सही नहीं गया है तो आगे के लिए वो आगे नेक्स्ट जब ये एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे शुरू से ही तैयारी करेंगे, जिससे आगे वाला एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाए। और जिनका अच्छा गया है वो आगे के लिए और अच्छा तैयारी करेंगे। अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। टेक केयर।